नमस्कार, मैं हूं हर्षदा और अगले आधे घंटे में आवाज एंटरप्रेन्योर में हमारे साथ जायजा लीजिए भारत की स्टार्टअप जगत का। यहां बिजनेस शुरू करने से लेकर उसे कामयाब बनाने के हर पहलू पर होती है हमारी नजर और आपके सामने हम पेश करते हैं ऐसी स्टार्टअप स्टोरीज जिसे देख आपको भी मिल सकती है खुद का बिजनेस शुरू करने की पूरी प्रेरणा। एवरीथिंग इज कांस्टेंट बट चेंज, ये कहावत फैशन बिजनेस को सही तरह से डिफाइन करती है। जहां आज का हॉट ट्रेंड कल पुराना हो जाता है। अर्ली 2000 में जहां रेडी टू वेयर अपैरल का बोलबाला था, वही कॉन्सेप्ट आज चैलेंज हो रहा है दोबारा ट्रेंड में आ रहे बिस्पोक टेलरिंग से, और लोग रेडी टू वेयर से रेडी टू स्टिच क्लोथिंग पर फिर फोकस कर रहे हैं। 5.5% की दर से सालाना बढ़ रहे हजारों कंज्यूमर्स को सर्विस कर रहे हैं हर्ष छेड़ा अपने स्टार्टअप कॉर्पोरेट कॉलर्स के साथ। धर्मेश शाह के पास मॉल में जाकर शॉपिंग करने का वक्त नहीं है और ये ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भी वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं। इसलिए BDR फार्मास्यूटिकल्स के चेयरमैन धर्मेश अपनी शॉपिंग ऑफिस के पार्किंग एरिया में करते हैं। कॉर्पोरेट कॉलर्स की ये शानदार वैन एक मोबाइल स्टोर है और ये आपके घर या ऑफिस जहां चाहे वहां आ जाती है। I don't need to move out. On a call, the van is available and within 5 minutes I am free. I mean, in today's world of competitive nature, where timing is a big constraint for majority of professionals or entrepreneurs, I think this is the best concept. कॉर्पोरेट कॉलर्स की शुरुआत हर्ष छेड़ा ने 2013 में की। कॉर्पोरेट कॉलर्स मुंबई का प्रीमियम कस्टम टेलरिंग रिटेल स्टोर है। 1600 से भी ज्यादा फैब्रिक्स की वैरायटी के साथ यूनिक लुक, डिजाइन और कस्टमाइजेशन यहाँ होता है। अपने लिए ग्राहकों के पास वक्त की कमी को देखते हुए कॉर्पोरेट कॉलर्स ने 48 घंटों में एक्सप्रेस डिलीवरी की सुविधा भी रखी है। इस कारोबार में हर्ष के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है ग्राहकों का भरोसा जीतना। I guess we just try to exceed expectations. When they come in, initially they come in with bare minimum expectation that this is the basic that I want, and we try to help them with the customization that they have, and we try to give them anything and everything that they asked for. So I guess in the long run, that's what's helped us grow to where we are today, and God willing, we'll continue to grow at the same pace. कॉर्पोरेट कॉलर्स न सिर्फ डिजाइन में बल्कि फैब्रिक में भी कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देता है। आपके दिमाग में आए किसी भी आइडिया को हकीकत में उतारने की कोशिश भी कंपनी करती है। One of the major customizations that a lot of our corporate clients also ask for is customization of their initials on the shirt. So we embroider their initials on the shirt, so either it's on the cuff or either it's in the on the chest. So that's one of the customizations that you can do in an office shirt. But if you talk about evening shirt, you can do your collar, you can do the cuff, you can do the placket, you can do anything and everything. You can mix and match fabrics, like you can have half the shirt of one color and the other of matching. So we've done a lot of things depending on how much the client wants to experiment with it. आमतौर पर बिस्पोक को लग्जरी से जोड़ा जाता है, लेकिन कॉर्पोरेट कॉलर्स पहले से ही प्रीमियम कैटेगरी पर फोकस कर रहा है। यहाँ 2000 रुपयों से कपड़ों की कीमत शुरू होती है और दाम कस्टमाइजेशन के हिसाब से बढ़ता है। फिलहाल बिस्पोक क्लोथिंग काफी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है और पूरे मार्केट पर रेडीमेड और ई-कॉमर्स का दबदबा है। कस्टम मेड टेलरिंग की मांग कम है, लेकिन रेडीमेड और कस्टम मेड कपड़ों की कीमतों में ज्यादा अंतर नहीं है, इसीलिए कंज्यूमर धीरे धीरे बिस्पोक की तरफ शिफ्ट होते नजर आ रहा है। I think for me, customization in corporate collars is to two levels. One is the fit, which you never get the satisfaction in a ready-made garment, and second is I like to put my initials on things, so they always accommodate those type of small things that make a big difference to me. कॉर्पोरेट कॉलर शुरू होने के महज 1.5 साल में कंपनी ने मुंबई में 4 रिटेल स्टोर्स और एक मोबाइल स्टोर खोल दिया है। फिलहाल कंपनी के सामने इंटरनेशनल मार्केट में फ्रेंचाइज और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिजनेस एक्सपैंड करने जैसे विकल्प है, लेकिन इस सेल्फ सस्टेनेबल बिजनेस को फिलहाल हर्ष खुद के दम पर आगे बढ़ाना चाहते हैं।
कस्टमाइजेशन को अपना फोकस रखते हुए हर्ष इन ऑप्शन को नकार नहीं रहे हैं। 8 लाख से 1 करोड़ के स्टार्टअप कैपिटल से bespoke टेलरिंग का बिजनेस शुरू किया जा सकता है। आप किस कैटेगरी में कारोबार शुरू करना चाहते हैं, इस पर कैपिटल तय हो सकता है। bespoke जैसे स्टार्टअप कम इन्वेंटरी और डेट के साथ शुरू किए जा सकते हैं। टारगेट कस्टमर को आकर्षित करने के लिए अपनी सर्विस, टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव आइडियाज पर ध्यान देना होगा। इन्हीं के आधार पर नए एंटरप्रेन्योर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को आकर्षित करते हुए एक बड़े बिजनेस की नींव रख सकते हैं। कल्पिता पारकर, मुंबई। यहाँ लेंगे एक छोटा ब्रेक, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर CNBC आवाज पर। मोबाइल कॉमर्स प्लेटफॉर्म पेटीएम, जिसकी शुरुआत मोबाइल रिचार्ज और यूटिलिटी बिल पेमेंट्स के साथ हुई, आज बड़े से बड़े बैंक को पीछे छोड़ ये मोबाइल वॉलेट देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म बन गया है। 2014 में लॉन्च हुए पेटीएम मोबाइल वॉलेट को आज देश के 10 करोड़ ग्राहक इस्तेमाल कर रहे हैं और हर महीने लगभग 7.5 करोड़ के सौदे इस प्लेटफॉर्म पर ही हो रहे हैं। अब कंपनी का लक्ष्य है 2020 तक 50 करोड़ ग्राहकों तक अपनी पहुंच बनाने का। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कंपनी में अलीबाबा जैसे बड़े निवेशकों ने पैसे भी लगा लिए हैं। कम समय में कामयाबी की ऊंचाइयां हासिल कर रहे पेटीएम के बड़े सपनों पर मैंने बात की कंपनी के फाउंडर और CEO विजय शेखर शर्मा से। आपने जो ये 50 करोड़ का टारगेट रखा है, उसके पीछे कितना निवेश जाएगा? आपने अब तक आपने काफी पैसा लगाया है, लेकिन क्या इन्वेस्टमेंट साइड पर आइडिया है? 50 करोड़ वॉलेट के लिए और 50 करोड़ यूजर बेस के लिए हमने 2020 तक के लिए हमने करीब 5,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट की बात करी है और ये मनी हमारे पास है, ये पैसे हमारे पास हैं, हमने रेज कर रखे हैं। 5,000 करोड़ में ये काम हो जाना चाहिए। अभी तक की आउटलाइन से तो हम ऑन द ट्रैक हैं। हमने ये अचीवमेंट भी उतने ही बजट में कर लिया जितने में हमारे खर्चे ज्यादा होने वाले थे, बट थैंक गॉड हमने उससे पहले कर लिया। तो मेरा मानना है कि 5,000 करोड़ में ही हो जाएगा। क्योंकि काफी चर्चा हो रही कि शायद अलीबाबा यहाँ पर और भी पैसा लगा सकता है आपकी कंपनी में, आप कुछ और स्टेक देंगे जहां पर शायद आपका करंट होल्डिंग 28% से 25% तक होगा। क्या उस पर आप कुछ ठोस कह पाएंगे? क्या वो बातचीत चल रही है? शायद आगे जाकर इस पर विचार हो। अलीबाबा एक हमारे इन्वेस्टर पार्टनर भी हैं और आई थिंक उनके पास बहुत सारी नॉलेज है, पैसे भी हैं और हमारी ज़रूरत भी आएंगी। तो जब हमारी ज़रूरत होगी तो हमारे पास एक बहुत ही लॉन्ग होल्ड इन्वेस्टर है और अभी तो मैं यही कह सकता हूं कि साल के एंड तक के लिए हमारे पास पैसे हैं। कन्वर्सेशन जारी रहती हैं और जब होगा तो हम बता देंगे, लेकिन अभी हमारी कोई ज़रूरत इमीडिएट नहीं है जिसकी वजह से हम ये कहें। तो क्या आप परसू नहीं करेंगे यहाँ पर फंडिंग को चेज करना जैसे दूसरी कंपनियां कर रही हैं, भले ही आपके पास पैसा हो? मेरा ये मानना है कि दूसरी कंपनियों का बिजनेस मॉडल ही बहुत डिफरेंट है, तो हम उनसे इसलिए भी कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि हम सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में नहीं आएंगे। तो हमें जरूरत नहीं है दूसरी कंपनियों की तरह पैसे की, तो अभी हम चेंज नहीं करेंगे फंडिंग। हमारा मानना है कि आपको एक सस्टेनेबल ग्रोइंग कंपनी बनानी चाहिए और उसको बनाने के लिए 5,000 करोड़ का बजट बहुत अच्छा है और कहाँ इससे ज्यादा खर्च होंगे इस देश में, मुझे तो ये लग रहा है। साथ ही आपने एक और चीज कही कि पिछले 20 महीनों में आपने इनफैक्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मकाम पर पहुंचे हैं, तो यहाँ से अब आगे का क्या आइडिया रहेगा अगले 1 साल की अगर आप ट्रैजेक्टरी दें? 20 महीने में हम लोग 10,000 करोड़ के रन रेट पे आ गए हैं, जो कि बहुत ही हमें सरप्राइज लगा कि इतने शॉर्ट स्पेन में देश में हमने अपने कंज्यूमर्स को देखा इतना अच्छा नंबर कमिट करते हुए। तो हमने अपना टारगेट अगले 5 साल के लिए अगेन 2020 के लिए हमने जो रखा है वो है कि हम 1 लाख करोड़ कर देंगे इसको। तो हमारे लिए ये 10 गुना है 5 साल के अंदर, जो कि बहुत अगेन अचीवेबल है। इसीलिए हम अपनी इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल और स्पेंड को कंट्रोल करते हुए चलेंगे। हमारा इंटरेस्ट नहीं होगा कि हम मार्केट में सारा बजट थ्रो कर दें और इसीलिए हमारा जो बजट है वो 1 लाख करोड़ 2020 तक के लिए है। अब ये निवेश कहाँ पर होने वाला है? क्या आप इसी प्लेटफॉर्म को और मजबूत करेंगे? क्योंकि नॉर्मली आपके प्लेटफॉर्म पर छोटे टिकट के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। जी, तो हमारा जो बिजनेस मॉडल है जैसा आपने बताया, स्मॉलर टिकट ट्रांजैक्शन होते हैं। लोग 120 रुपए का मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, लोग 300 रुपए की टैक्सी का पे करते हैं, लोग शॉपिंग भी करते हैं 500-600 रुपए की, लेकिन एवरेज 300-350 रुपए का एक ऑर्डर होता है हमारे यहाँ ट्रांजैक्शन जब होता है। तो हमारा
स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसका मतलब टेक्नोलॉजी, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, कस्टमर को एक्वायर करने के इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग के स्पेंड और बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी हमें उसके लिए एक्वायर करनी है उनके इन्वेस्टमेंट हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। इसके अलावा हमारे पास फ्रॉड कंट्रोल के सिस्टम्स, उनमें बहुत इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। और इसके अलावा हम फिर कुछ लॉजिस्टिक्स की कंपनियां जो हमारे मर्चेंट्स को, जिनको बिजनेस कर रहे हैं, जो पेटीएम वॉलेट को यूज़ कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर उन साइड में भी इन्वेस्ट करेंगे। ओके, तो क्या ये पेटीएम का निवेश होगा या फिर ऑनलाइन 197 जो मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है वहां से आप निवेश करेंगे? तो हमारे लिए तो ये एक बैलेंस शीट है, हम अपनी बैलेंस शीट से इन्वेस्ट करेंगे। तो 197 कम्युनिकेशंस पेटीएम ब्रांड ओन करता है, तो हमारी बैलेंस शीट से इन्वेस्टमेंट होगा। अल्टीमेटली हम लोग एक फंड चलाते हैं 197 मोबिलिटी फंड, जिसका ये एजेंडा है, तो इसलिए 197 मोबिलिटी फंड से इन्वेस्टमेंट होगा। मैं इनफैक्ट पढ़ रही थी कुछ रिपोर्ट्स कि आपने कुछ एरियाज, और आपने भी जैसे मेंशन किया कि लोकल कॉमर्स हो या फिर लॉजिस्टिक्स हो, वहां पर आप निवेश करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। क्या कंपनियों से बातचीत हो गई है? इरादा क्या रहेगा? आप बेसिकली सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर ये आगे जाकर आपके साथ बड़े पार्टनर्स बनेंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि दो तरह से इन्वेस्टमेंट होते हैं। एक तो होते हैं कि कंपनियों को इन्वेस्ट करके एक्वायर कर लीजिए, आप उनकी मेजॉरिटी ले लीजिए, और दूसरा होता है कि उनको सपोर्ट करिए, एंटरप्रेन्योर जो उन कंपनियों को चला रहे हैं उनको और स्केल लाइए। तो हम दूसरा वाला ऑप्शन चूज करेंगे। हम नहीं चाहते कि हम उनकी कमियां चलाएं, पहली बात तो ये है। तो हमारा इंटरेस्ट रहेगा 20%, 40% इतनी ही इक्विटी हम उन कंपनियों में लें, और उनमें इन्वेस्ट करने के बाद हम अपने मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, पेटीएम के प्लेटफॉर्म की मदद से उनका बिजनेस और भी बड़ा करें। तो हमारा इंटरेस्ट उन कंपनियों को एक्वायर करने का बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन हमारा इंटरेस्ट उनमें इन्वेस्ट करके उनको अपना इकोसिस्टम पार्टनर बनाएंगे, जिससे कि पेटीएम फैमिली में सारी चीजें कस्टमर कर सके, और उन कस्टमर को करने के बाद उनका जो बेनिफिट है वो हमारे इकोसिस्टम को मिलता रहे। इनफैक्ट आपने स्पोर्ट्स पर भी काफी बड़ा दाव लगाया है, और शायद वहीं से आपको वो ट्रिगर मिला और ज्यादा यूजर्स आपके हाथ लग रहे हैं। तो वहां पर कितनी और मार्केटिंग स्पेंड बढ़ाने वाले हैं? क्रिकेट के अलावा क्या दूसरे स्पोर्ट्स को भी आप बैक करेंगे? आई थिंक पेटीएम एक स्पोर्ट्समैनशिप को सपोर्ट करता है, एंड मेरा ये मानना है कि जैसा एक स्पोर्ट्समैन होता है, जितनी मेहनत करते हैं वो, जितनी लगन के साथ काम करते हैं और जितना उनको कमिटमेंट देना पड़ता है सिंसियरिटी के साथ, हमारा मानना है कि हमारा ब्रांड उन्हीं वैल्यूज को एपिटोमाइज करता है, इसीलिए हमने स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करा है। तो मैं ये कहूंगा कि क्रिकेट में नहीं, हमने स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करा है। अगर चांस मिलेगा तो हम सारे के सारे, हॉकी, कबड्डी, बहुत सारे स्पोर्ट्स आ रहे हैं आगे, हम जरूर उन सब स्पोर्ट्स की तरफ जरूर करना चाहेंगे। यहाँ लेंगे एक छोटा ब्रेक, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। स्टार्टअप्स को मिलने वाली इंस्टीट्यूशनल फंडिंग की रफ्तार जिस तरह से तेजी से बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से इस क्षेत्र में इनोवेशंस भी देखने को मिल रहे हैं। अब उबर मौका दे रहा है आप जैसे लोगों को, जिनके पास नया कारोबार और कुछ डिसरप्टिव करने का आइडिया तो है, लेकिन सही तरीका नहीं जानते। कैसे एक उबर राइड एक बढ़िया आइडिया को तब्दील कर सकती है कारोबार में, ये बता रहे हैं अभिषेक तेलंग। उबर दुनिया के 58 देशों के 300 शहरों में अपने ऑपरेशंस करता है, अपनी उबर टैक्सी चलाता है। और उबर खुद एक स्टार्टअप की तरह शुरू हुआ था, तो उसे अंदाजा है कि एक स्टार्टअप को किस तरीके की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं एक किसी भी आइडिया को पिच करने के लिए, खासकर के शुरुआत में। शायद इसीलिए उबर अपने उबर पिच इनिशिएटिव की मदद से जो बडिंग स्टार्टअप्स हैं, जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए उसने ये उबर पिच इनिशिएटिव शुरू किया है। मैं हूं इस वक्त एक उबर कैब के अंदर और हम मिलने जा रहे हैं एक एंजल इन्वेस्टर से, और उनके पास अपना आइडिया लेकर आएंगे एक बडिंग स्टार्टअप, और फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से वो आइडिया होता है पिक या किक, पसंद आता है एंजल इन्वेस्टर को या नहीं। और ये जो सारी मीटिंग होगी वो किसी बोर्ड रूम के अंदर या इन्वेस्टर के ऑफिस के अंदर नहीं, बल्कि यही उबर कैब के अंदर होगी, थोड़े इनफॉर्मल एनवायरनमेंट में। उबर की यह पहल बडिंग स्टार्टअप्स के बड़े काम की साबित हो सकती है। किसी भी वेंचर कैपिटलिस्ट का 10 से 15 मिनट का अनडिवाइडेड अटेंशन तो किसी भी नए एंटरप्रेन्योर का ख्वाब होता है। तो हमने पकड़ी उबर की टैक्सी और निकल पड़े पिक करने नितिन शर्मा को, जो लाइट बॉक्स वेंचर कैपिटल फंड के प्रिंसिपल हैं। शादी जब लोग करते हैं तो लड़का लड़की में 36 गुण मिलाने की कोशिश करते हैं, पर आप जब किसी आइडिया में इन्वेस्ट करने के लिए कोई भी वेंचर कैपिटलिस्ट देखता है तो कौन से वो 3-4 गुण होने चाहिए उस आइडिया के अंदर? देखिए, इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अबाउट द टीम, राइट? सो वी लुक फॉर, हम देखते हैं कि जो फाउंडर्स हैं उनका क्या बैकग्राउंड है, क्या उनकी विजन है, किस तरह से वो अपनी इंडस्ट्री को चेंज करना चाहते हैं, क्या वो एक बहुत बड़ा ड्रीम देख रहे हैं,
सो पहली बात तो टीम, और अगर मल्टीपल फाउंडर्स हैं तो उनकी आपस में उनकी केमिस्ट्री, अंडरस्टैंडिंग क्या है, क्या वो पहले एक साथ काम कर चुके हैं, क्या उनकी क्वालिटीज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, जैसे कोई प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी में स्ट्रांग है, कोई सेल्स या मार्केटिंग में स्ट्रांग है, तो वो इस तरह का बैलेंस होना चाहिए टीम में. सो दैट्स नंबर 1, टीम. सेकेंड, आई थिंक मार्केट वी लुक एट, क्योंकि हमारे लिए इन्वेस्टमेंट्स का मतलब तभी बनता है जब मार्केट अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी हो और काफी लेट्स से किसी दिन वहां पर $1 बिलियन कंपनी खड़ी की जा सके. और तीसरी, आई थिंक अर्ली स्टेज में हम ये कोशिश करते हैं फोकस करने की कि वो अपने जो भी प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं या सर्विस क्रिएट कर रहे हैं वो अपने कस्टमर्स को कितनी अच्छी तरह जानते हैं, उन्होंने कितना टाइम स्पेंड किया है टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पर डिफिकल्टीज कहाँ या पेन कहाँ पर है कस्टमर के लिए, और उसको किस तरह से वो सॉल्व करना चाहते हैं. तो ये एक मीटिंग से पता चल जाता है, अंदाजा लग जाता है इन सब चीजों का. देखिए, एक जिसे पैटर्न रिकग्निशन कहते हैं, एक्सपीरियंस के साथ आता है. तो आफ्टर आप कुछ सालों तक बीसी में रहें तो 1000, 2000, 3000 कंपनीज आप देख चुके हैं, तो उससे आपको थोड़ा सा पैटर्न रिकग्निशन आ जाती है. और कभी कभी फर्स्ट 15-20 मिनट्स में इतना तो आइडिया हो जाता है कि जो फाउंडर है उसकी हंगर है या नहीं है, उनका एम्बिशन क्या है, वो कितनी बड़ी कंपनी बनाना चाहते हैं, और कुछ बेसिक उनकी अंडरस्टैंडिंग का जो है एक्सपीरियंस बहुत जल्दी हो जाता है. तो यस, ऑफ कोर्स, एक वन थिंग दैट पीपल सेज कि अगर आप अपना आइडिया एक एलिवेटर में से लिफ्ट में हो और उसमें आपको 1 मिनट है ऊपर जाने के लिए, अगर आप उसमें 1 मिनट में समझा ना सके किसी को, तो शायद आप खुद ही अपने आइडिया को इतनी अच्छी तरह नहीं जानते हैं. आई होप कि जो आपको आइडिया अपना समझाने के लिए जो आएंगे शख्स, वो आपको इम्प्रेस कर पाए और हो सकता है उनको फंडिंग भी हो जाए. यस, एब्सोल्युटली. फिंगर्स क्रॉस्ड. राइट नाउ इज अ वंडरफुल टाइम. इंडिया में इतनी स्टार्टअप एक्टिविटी हो रही है, तो दीज थिंग्स आर दे मेक अ लॉट ऑफ सेंस. ऐसी तरह की एक्टिविटीज फन भी हैं और इनसे एक्चुअली कुछ गुड इंट्रोडक्शन भी हो सकते हैं. नितिन से एक अच्छे आइडिया के सूत्र तो जान लिए, पर उबर पिच की मदद से नितिन के सामने आइडिया पिच करने कौन आता है, ये देखते हैं. 15 मिनट के लंबे चौड़े डिस्कशन के बाद नतीजा चाहे जो निकला हो, पर ऊष्मा के लिए ये एक्सपीरियंस हमेशा यादगार रहेगा. तो मेरे साथ इस वक्त ऊष्मा बैठी हुई हैं जिन्होंने नितिन के सामने अपना आइडिया पिच किया. इनकी जो वेबसाइट है टास्क मित्रा, ये सिर्फ 3 महीने पुरानी है. तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 3 महीने बहुत ही कम वक्त होता है, तो ये जो एक स्टार्टअप के लिए कितना मुश्किल होता है अपने आइडिया को पिच करना और उसको और बड़ा बनाना इतनी छोटी स्टेज पर? मेरे हिसाब से जो मैंने सुना है काफी डिफिकल्ट होता है. And this is like a great opportunity that Uber has come up with such a Uber pitch wherein being just 3 months old, like we are getting an opportunity to meet such dignified personalities. So it's been great. So for me it's been really easy. Let's see how the way. So ये प्रोसेस हुआ कैसे आपको पता चला कि Uber इस तरीके basically active Twitter users, whoever is in a tech company or a startup, so you need to get it going on Twitter. So I'm also a very new person on Twitter, but I just saw it trending, like the hashtag was trending in the morning, and that's how I got to know about it. And a few of my friends and colleagues were very excited about it, and they were like, "Ma'am, you should really try for it." So that's how I landed about it. So पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? It was really nice, soothing, comforting था. The fact that मैं खुद भी मतलब इतना confidently बात कर पाई, I didn't know that I could do it, but it's a great opportunity. I hope कि Uber pitch के कारण जो आपने अपना आइडिया पिच किया है, ये आइडिया और बड़ा हो सके, और ये जो मुलाकात आपकी नितिन के साथ हुई उसका कुछ ना कुछ फायदा आपको जरूर हो. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. उबर का इनिशिएटिव भारत के 4 शहरों में होगा. अब तक मुंबई, पुणे, दिल्ली और बेंगलुरु से 150 से भी ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स इस पिच सेशन में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं. और जाते जाते नजर डाल लेते हैं स्टार्टअप वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज पर. रेस्टोरेंट्स के लिए मार्केटिंग ऑटोमेशन और ऑनलाइन प्रेजेंस मैनेजमेंट टूल मासब्लर्ब ने
मुंबई एंजल्स और लेट्स वेंचर से फंड जुटाए हैं। हालांकि निवेश की रकम का खुलासा कंपनी नहीं कर रही है। कंपनी फिलहाल मेट्रो शहरों में 200 रेस्टोरेंट से जुड़ी है और ये आंकड़ा दिसंबर तक 1000 तक ले जाने का कंपनी का फोकस है। इस निवेश का इस्तेमाल सेल्स एंड मार्केटिंग, प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और क्लाइंट सर्विसिंग बेहतर करने पर किया जाएगा। वॉलेट और मोबाइल प्रोटेक्शन सोल्यूशन देने वाली कंपनी वन असिस्ट ने $7.5 मिलियन की सीरीज बी फंडिंग जुटाई है। इस फंडिंग से एश्योरेंस के साथ कंपनी के पुराने निवेशक सिक्योर कैपिटल इंडिया और लाइट स्पीड वेंचर पार्टनर्स शामिल हुए हैं। 2011 में वन असिस्ट की शुरुआत गगन म्यानी और सुब्रात पानी ने मिलकर की थी। कंपनी इंडिविजुअल कस्टमर्स को वॉलेट, पेमेंट कार्ड्स और स्मार्टफोन जैसे प्रोडक्ट्स खो जाने पर प्रोटेक्ट करने की सुविधा मुहैया कराती है। आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी की मदद से इनोवेटिव सोल्यूशन ऑफर करना और बेहतरीन कस्टमर एक्सपीरियंस देने पर कंपनी का फोकस रहेगा। कंपनी आगे चलकर वॉलेट और मोबाइल प्रोटेक्शन प्रोडक्ट की जागरूकता बढ़ाने पर और डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने पर फोकस करेगी। ऑनलाइन ग्रोसरी रिटेलर BigBasket.com ने $50 मिलियन की फंडिंग एक्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स बेसेमिर वेंचर पार्टनर से जुटाई है। इस फंडिंग राउंड के वक्त कंपनी की वैल्यूएशन $400 मिलियन है। इस निवेश का इस्तेमाल कंपनी 50 नए शहरों में ऑपरेशन शुरू करने के लिए करेगी और इस विस्तार के बाद कंपनी का वैल्यूएशन $1 बिलियन का हो जाएगा। फिलहाल कंपनी बंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, चेन्नई, दिल्ली NCR और मैसूर जैसे शहरों में ऑपरेशनल है। 2011 में 5 फाउंडर्स मेनन, डी सुधाकर, विपुल पारेख, PS रमेश और अभिनय चौधरी ने मिलकर बिग बास्केट की शुरुआत की थी। इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में इस हफ्ते इतना ही। आपको हमारा शो कैसा लगा ये हमें जरूर बताएं। हमारा फेसबुक पेज हाजिर है जहां पर आप अपने कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं ae@network18online.com पर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ और इंटरेस्टिंग आइडियाज के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।